वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे मार्च फर्स्ट वीक के मेजर करंट अफेयर्स। डिस्कस करने से पहले देखें क्या मेजर हेडलाइंस चल रही थी इस हफ्ते। फर्स्ट वन इज नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है वुमेन्स के फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, उसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज पंजाब स्टेट की सक्सेस को रिकॉग्नाइज किया गया विद रिस्पेक्ट टू AIF नाम की एक स्कीम है, इसको भी कवर करेंगे। देन तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग, आफ्टरवर्ड्स स्वावलंबी वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। आफ्टरवर्ड्स कुछ कीवर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस हो रहे थे, कुछ कंट्री से रिलेटेड है, उनको देखेंगे। यूनेस्को की एक रिपोर्ट ऑन द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन से रिलेटेड। आफ्टरवर्ड्स कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है, उसको देखेंगे। आफ्टरवर्ड्स पंजाब की एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लॉन्च की गई विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। देन प्रोजेक्ट लाइन को लॉन्च किया गया। आफ्टरवर्ड्स इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक को लास्ट में कवर करेंगे। करें स्टार्ट। फर्स्ट वन इज नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, हमारे लिए पहले तो इंपॉर्टेंट रहेगा रिपोर्ट का नाम क्या है। इट इज फ्रॉम बोरोवर्स टू दी बिल्डर्स। मेजर अगर क्रक्स समझे तो क्या निकल के आया, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट लॉन्च की है विद द हेल्प ऑफ ट्रांस यूनियन सिबल। ट्रांस यूनियन सिबल एक तरह की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है जिसका मोटिव होता है कि जो भी इंडिविजुअल बोरिंग करता है विद रिस्पेक्ट टू एनी कमर्शियल बैंक से, चाहे NBFC है चाहे कोई भी नॉन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लोन्स लेते हैं, उस लोन को प्रॉपर ट्रैकिंग करना, उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर बोरोवर की इन्फॉर्मेशन ट्रैक की जाती है। उसी इन्फॉर्मेशन को यूज करके नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है फ्रॉम द बोरोवर्स टू द बिल्डर्स, जो कि किससे रिलेटेड है, वुमेन्स की फाइनेंशियल सेक्टर में पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। इस रिपोर्ट का क्रक्स ये निकल के आता है कि फ्रॉम द प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए जो वुमेन्स है हमारे इंडिया में वो बढ़ती दिख रही हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। दे आर बोरिंग मोर एंड मोर। अच्छा, अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए MCQ में, हमें ऐसे क्वेश्चन निकल के आएगा कि वुमेन्स अगर पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ रही है तो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा है। इट इज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू 36%, देन एग्रीकल्चर लोन 26% एंड बिजनेस लोन्स विद द अमाउंट ऑफ 25%। दूसरी साइड अगर हमें पूछा जाए तो अगर ओवरऑल इंडिया में से हमने फाइनेंशियल सेक्टर में वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीजिंग ट्रेंड में देखा है तो कौन सी स्टेट्स इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वन लाइनर में आएगा तो इट वुड बी सदर्न स्टेट्स। अगर उनकी डिटेल पूछ जाएंगे तो कौन सी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, UP एंड तेलंगाना, दे आर कैरिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस पार्टिसिपेशन रेशियो। हमारे लिए इस रिपोर्ट में से इंपॉर्टेंट यही ट्रेंड रहेगा कि 42% से बढ़ के पिछले साल से, पिछला कौन सा फाइनेंशियल ईयर से बढ़ के 42% इस साल एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। डन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज द पंजाब सक्सेस इन AIF फंड स्कीम। AIF स्कीम का नाम क्या है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। ये 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की जाती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि 100% इट विल बी फंडेड बाय द सेंटर ओनली। स्टेट का काम क्या होगा, बस वहां से सेंटर से पैसे लेके उसकी ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करनी। किससे रिलेटेड लोन देंगे, दे वुड बी गिविंग लोन विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर। वो भी किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद। यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड लोन की बात नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद कनक को मंडी में लेके जाना है तो वहां उसके लिए आपने मान लो ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर के लिए आपको लोन मिल जाएगा, बट उसी ट्रैक्टर की रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए अगर आप लोन अप्लाई करोगे इन AIF, इट विल नॉट बी गिवन। देन इसी स्कीम के अंतर्गत पंजाब स्टेट बिकम द हाईएस्ट जिसने इस स्टेट को अच्छी तरह से यूटिलाइज किया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर से सबसे ज्यादा एलोकेशन हमारी गवर्नमेंट ने ही ली है। अदर सेक्टर में कौन सी हमारी सिग्निफिकेंस देखी गई है कि सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इस AIF फंड स्कीम में 25 प्रोजेक्ट्स की लिमिट होती है, तो बाकी स्टेट्स के मुकाबले पंजाब स्टेट ने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया, सबसे ज्यादा एक्विजिशन हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इट हैज यूटिलाइज द एंटायर एलोकेशन गिवन बाय दी सेंटर। उससे ज्यादा हमने और भी डिमांड की कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को फ्लरिश करने के लिए इस लोन की ज्यादा जरूरत है, हमारे फार्मर्स आर ऑल्सो गेटिंग इट। अगर हमारे से पूछा जाता है कि ये लोन्स के एप्लीकेंट्स कौन होते हैं, एलिजिबल कौन होता है, अपार्ट फ्रॉम द फार्मर्स जो एक्चुअल में फील्ड में खेती करे, उनके अलावा जो भी एग्रीपेन्योर्स है। एग्रीपेन्योर्स मतलब ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं, वहां से प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं। इसके अलावा PACs मींस प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिनका मोटिव होता है छोटे लेवल्स पे, ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना। दे आर ऑल्सो एलिजिबल इन दिस कैटेगरी कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लोन लेके आगे छोटे छोटे सेक्शन में इस लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम PACs who would be eligible, FPOs are farmer producers organization, then the startups और PPP। अगर हमें और डिटेल में पूछ लेंगे इसमें से कि पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब स्टेट सबसे हाईएस्ट है, पंजाब स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा सफलता हासिल की इसमें, इट इज फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट। अपार्ट फ्रॉम फाजिल्का बाकी सेकंड नंबर पे आती है छत्रपति संभाजी नगर। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे आता है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, देन फोर्थ पे लुधियाना एंड फिफ्थ पे पटियाला। तो वी कैन से दैट कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि आउट ऑफ द टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट जो इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू AIF स्कीम इनलिस्ट किए हैं, तो 5 में से 4 तो हमारे पंजाब से बिलोंग करते हैं।
डन। नेक्स्ट इज तोरखाम बॉर्डर क्रॉसिंग। ये हमारी इंटरनेशनल न्यूज में कवर अप होएगा। इंटरनेशनल लोकेशंस पे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी लोकेशन ये किस एरिया से रिलेटेड है। तोरखाम बॉर्डर क्रॉसेस, पहले इसकी न्यूज़ समझे तो अभी फिलहाल में रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक डूरंट लाइन ड्रॉ की गई। उसी डूरंट लाइन पे एक छोटा सा बॉर्डर है, तोरखाम बॉर्डर। ये छोटा सा बॉर्डर प्लेज अ बिग रोल इन द फूड इकोनॉमी एंड द ट्रेड एंड पिलग्रिमेज सेक्टर्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। बट सोल्जर्स और मिलिटेंट क्लैशेस की वजह से यहाँ पे बॉर्डर बंद हो गया। हमारे लिए एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि इसके अराउंड में पर्टिकुलर लोकेशन कौन सी। इट कनेक्ट्स पेशावर from Pakistan with Jalalabad of Afghanistan. Next is a scheme related स्वावलंबी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इस स्कीम को लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। किसके लिए बनाई गई है? फॉर द वुमेन सेक्टर। किसके साथ बनाई गई है? नीति आयोग। नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये इकट्ठे स्कीम लॉन्च की है जिसका मोटिव है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, वहां पे वुमेन सेक्टर्स को मोटिवेट किया जाएगा कि आप एंटरप्रेन्योर्स में आओ, एंटरप्रेन्योर्स वाले सेक्शन को अडॉप्ट करो। इसको आगे मॉडिफाई करने के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके तहत 40 आवर्स की क्लासेस लगेंगी विद रिस्पेक्ट टू 600 स्टूडेंट्स की होंगी। 600 स्टूडेंट्स कौन से होंगे? वुमेन स्टूडेंट्स होंगे, वही स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वाले। नेक्स्ट ये फ्लो चलेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ में से 600 स्टूडेंट्स में से कुछ 300 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके आगे ये लेक्चर्स की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाएगी। लास्ट स्टेज आएगी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें अर्लियर जो दोनों स्टेजेस थी वहाँ पे क्या हो रहा था कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स ही उनको गाइड ऑन कर रहे थे कि आपको अगर एंटरप्रेन्योर सेक्टर में जाना है, बिजनेस अडॉप्ट करना है, तो क्या क्या आपके लिए गाइडलाइंस ओपन होती हैं। लास्ट स्टेज में आके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड कुछ प्रोफेशनल्स हायर किए जाएंगे, वही जाएंगे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और कीपिंग इन माइंड द मार्केट के जो डोमेन चल रहा है, मार्केट में किस चीज़ की प्रेफरेंस चल रही है, इन्हीं स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए कि आपने अगर बिजनेस अडॉप्ट करना है तो ये सेक्टर आपके लिए ज़्यादा फ्लरिशिंग देगा, इस सेक्टर में गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डन। ये स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, इट इज स्वावलंबी। स्वावलंबी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट इज जो हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे कि फिलहाल में इस वीक कुछ टर्म्स न्यूज़ में रही थी। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू यूएसए। यूएसए के साथ से 2 न्यूज़ में टर्म्स चल रही थी। फर्स्ट वन इज क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जिसका बेसिक मतलब है कि अर्लियर यूएसए का ट्रेंड ये था कि दे वर सेइंग कि हम क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगल टेंडर अडॉप्ट नहीं करना चाहते, हम इसको अभी बॉयकॉट कर रहे हैं। बट अभी आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट दे हैव बिल्ड अप ए क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जिसमें 5 क्रिप्टो करेंसीज को लिस्ट किया गया है। मोटिव क्या होगा कि अब दे आर ऑन द ट्रैक ऑफ बिकमिंग इट लीगलाइजिंग, इट इज ऑन द ट्रैक ऑफ लीगलाइजिंग। हमारे लिए टर्म इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व किस कंट्री से रिलेटेड है, किस सेक्टर से रिलेटेड है और कौन सी 5 क्रिप्टो करेंसीज को इनलिस्ट किया गया। दीज आर बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना एंड कार्डानो, जिसका एक आउटकम निकल के ये आता है कि विद द अनाउंसमेंट ऑफ दिस न्यूज मार्केट बहुत ज्यादा फ्लरिश हो जाती है। नेक्स्ट कीवर्ड इज गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड। अर्लियर जो गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड है, ये इसको बोरो किया है इजराइल वाली आयरन डोम डिफेंस शील्ड से। सिंपल मतलब दोनों का क्या है, ये एक डिफेंस स्ट्रक्चर इनलिस्ट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा ऑन द बॉर्डर एरियाज पे, कि जो भी आपके देश में आने वाले मिसाइल्स होंगे उनको ट्रैक करके वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। ये किस कंट्री का मोटिव है? यूएसए ने इसको लॉन्च किया। गोल्डन डोम का मतलब है कि इजराइल वाले आयरन डोम से हमारा वाला जो सिस्टम है डिफेंस शील्ड है वो थोड़ा सा हायर स्टेज पे रहेगा। हायर स्टेज पे कैसे रहेगा? इट विल बी कवरिंग मोर मिसाइल्स। कौन सी मिसाइल्स? बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक एंड क्रूज मिसाइल। अगर सिंपल भाषा में मतलब समझे तो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैसी होती है? जो बॉल लाइक ट्रेजेक्ट्री बनाती है। अदर साइड क्रूज मिसाइल ऐसी होती है कि रास्ते में आने वाले ट्रेन जैसे कि कोई पहाड़ आ गया, कोई नदी आ गई, उसको काटते हुए अपने टारगेट पे क्रॉस करती हैं। थर्ड वन इज हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल इज जस्ट लाइक द क्रूज मिसाइल, बस डिफरेंस इस चीज का है कि हाइपरसोनिक में जो स्पीड होती है इट इज अबाउट मैच 5। मैच 5 मीन्स विद 5x स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट टर्म जो न्यूज में थी इट इज न्यूयॉन। न्यूयॉन टर्म इज रिलेटेड विद द कंट्री ऑफ चाइना। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट निकल के आता है। क्या मतलब है इस टर्म का? कि इनवॉल्यूशन कॉम्पिटिशन। सिंपल भाषा में मतलब समझे तो ये इस तरह का कंपटीशन है जो एंटरप्रेन्योर्स आपस में कर रहे हैं एक दूसरे से मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए, बट एट द रिजल्ट नुकसान हो रहा है पूरी इकोनॉमी का। हम नॉर्मली इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि कॉम्पिटिटर्स कई बार करते हैं, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कम से कम रखते हैं कि मेरे पास कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा करने से उनका चाहे बेनिफिट हो जाएगा, वो अपनी इनपुट कॉस्ट कभी ना कभी कवर कर लेंगे, बट ऑन द इकोनॉमी एज ए होल पूरी इकोनॉमी को नुकसान होता है। इसी टर्म को रिलेट किया जाता है विद द नेगेटिव वर्क कल्चर। नेगेटिव वर्क कल्चर कैसे? कि अगर एंटरप्रेन्योर्स अपना मुनाफा कमाने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम रख रहे हैं, बट उनको प्रोडक्टिविटी तो उतनी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम ज़्यादा करना पड़ता है। काम ज़्यादा करने की वजह से उनका जो पर्सनल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, वो सारी की सारी हैंडल हो जाती है।
इस चीज़ को कर्ब करने के लिए चाइना इज अबॉलिशिंग न्यूआन कल्चर। दे आर सेइंग कि न्यूआन कल्चर की वजह से हमारे जो पर्सनल ग्रोथ है वो काफ़ी कर्ब हो रही है। ये होगी चाइना की बात। चाइना के साथ इंडिया और अदर कंट्रीज पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम इकोनॉमी में एक टर्म पढ़ते हैं डंपिंग आउट। डंपिंग आउट का मीनिंग होता है कि चाइना इज करंटली डूइंग कि अपनी कंट्री में सस्ते से बनाया हुआ सामान दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, जस्ट डंपिंग आउट। हमारे इंडिया में भी नॉर्मली अगर सिटीजन्स को पता लगे कि सेम यूटिलाइजेशन वाला सामान अगर कम रेट पे मिला, दे विल बी यूजिंग दैट प्रोडक्ट ओनली। अभी चाइना यहाँ पे क्या कर रहा था, वो अपने घर में बनाया हुआ, अपनी कंट्री में बनाया हुआ सस्ता सामान दूसरी कंट्रीज में डंपिंग आउट कर रहा है। इससे नुकसान हो रहा है दूसरी इकोनॉमीज का भी। तो ओवरऑल ऑन द सेक्टर ऑफ नुआन एक तो कंट्री एज अ चाइना के लिए तो है ही नेगेटिव टर्म, बट अदर कंट्रीज जैसे इंडिया के लिए हो गया या फिर बाकी नेशंस के लिए जो जिनके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है चाइना का, उनके लिए भी इट इज ए नेगेटिव टर्म। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज द यूनेस्को की रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। इससे रिलेटेड हमने एक प्रीवियस वीक में इंपॉर्टेंट डेज में देखा था। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज इज सेलिब्रेटेड, इट इज ऑन 21 फरवरी। किसके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है? बाय यूनेस्को। यूनेस्को के भी आगे कौन सी टीम होती है? ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग टीम। इस रिपोर्ट का जो एंड रिजल्ट निकल के आता है, दे आर सेइंग कि अबाउट 40% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन दे आर नॉट गेटिंग एजुकेशन इन देयर मदर टंग। और ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ है कि अगर बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट करवा रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली उन्हें उनकी मातृभाषा में, मदर टंग में, मतलब जो उनके घर में बोलने जाने वाली भाषा है, उनके आसपास सराउंडिंग्स में बोलने वाली भाषा, उसी में उनको पढ़ाई स्टार्ट करवानी चाहिए। जिसका दो रिजल्ट निकल के आएगा। एक तो वो बच्चे का पढ़ाई में मन इनिशियली लग जाएगा क्योंकि आम बोलचाल वाली भाषा में उसको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा, उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट इनिशियली में ही अच्छी स्टेज पे आ जाएगी। उसको ये नहीं लगेगा कि एक तो मैं नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ, दूसरी से एक पढ़ाई भी नई चीज आगे मिले, तो एक प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। बट यूनेस्को की रिपोर्ट क्या कहती है कि 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ये मौका ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे दे आर टारगेटिंग द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट की यहाँ पे फैसिलिटीज कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी मदर टंग में एजुकेशन नहीं मिल रही। बट द अदर साइड, इसी यूनेस्को रिपोर्ट ने एक दूसरा एस्पेक्ट भी दिखाया। दे आर सेइंग कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड, कि ड्यू टू वॉर की वजह से होगी या क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से होगी, लोग अपने देश छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल माइग्रेशन हो रही है। उस ग्लोबल माइग्रेशन का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि एक क्लास में बैठने वाले जो बच्चे हैं उनमें इतनी डाइवर्सिटी हो गई है कि अभी टीचर भी कौन कौन सी भाषा याद करके आएगा। स्कूल भी कितने कितने अपने करिकुलम चेंज करेगा कि नया बच्चा यहाँ उनकी क्लास में आ गया तो उसकी मदर टंग में पढ़ाई करवाने के लिए उसको एक और लैंग्वेज ऐड ऑन करा दिए। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट का रिजल्ट क्या निकल के आता है कि हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे कि लोगों को, बच्चों को जो इनिशियल स्टेज पे अपनी मदर टंग में पढ़ाई करानी चाहिए। अगर हम इसको अपने इंडियन कंट्री से रिलेट करें तो हमारे इंडिया में हमारी एक पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो डायरेक्टली 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करती है। हमने तो पहले से ही इस चीज़ को एग्री किया है कि बच्चों को हम मदर टंग में पढ़ाई करवाएंगे। डन। नेक्स्ट इज CCA, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की कमेटी ने 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया। रोपवे प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने के लिए कौन सी स्कीम मैंडेटरी काम करती है? इट इज पर्वतमाला योजना, जो कि 2020 में लॉन्च की गई थी, जिसका मोटिव था कि एटलीस्ट एक साल में हम 25 एक रोपवे प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। उसी 25 रोपवे प्रोजेक्ट्स में से 2025 का 2 प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? इट इज हेमकुंड साहिब वाला एंड दूसरा इस केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। दोनों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने से पहले एक करंट ब्रिज इसमें न्यूज में चल रहा था, दैट इज स्प्रिंग वैली ब्रिज। स्प्रिंग वैली ब्रिज जो फिलहाल में टूटता है, जो कि रिलेटेड है कौन से पिलग्रिमेज से, हमारे लिए MCQ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। इट इज रिलेटेड टू हेमकुंड साहिब की यात्रा से रिलेटेड एक ब्रिज है, वो न्यूज में चल रहा था। डन। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं 2 रोपवे प्रोजेक्ट्स की, दोनों का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज केदारनाथ। केदारनाथ की रोपवे प्रोजेक्ट्स की लेंथ कितनी है? इट इज अबाउट 12.9 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर बोल सकते हैं। दूसरी साइड पे हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट की लेंथ कितनी है? इट इज अबाउट 12.4 किलोमीटर। अदरवाइज दोनों की कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट वेरीज फ्रॉम 4,000 करोड़ टू अबाउट 2,500 करोड़। नेक्स्ट कैपेसिटी की बात करें तो केदारनाथ वाला रोपवे प्रोजेक्ट्स विल हैंडल 36,000 पैसेंजर्स, अदरवाइज हेमकुंड साहिब विल हैंडल 22,000 रोपवे प्रोजेक्ट। अगर हमें 2 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे लॉन्च होने की न्यूज पता लगती है तो वी शुड बी, हमें इंडिविजुअल डेट तो चलो पता होनी ही चाहिए, बट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों का डिफरेंशियल पॉइंट। डिफरेंशियल पॉइंट क्या निकल के आता है कि हेमकुंड साहिब का जो रोपवे प्रोजेक्ट है, इट इज लेसर इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू केदारनाथ प्रोजेक्ट, इट इज लेसर इन कॉस्ट वाइज विद रिस्पेक्ट टू केदारनाथ। डन। नेक्स्ट हमारे लिए इसमें ये भी चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, गोंडोला टेक्नोलॉजी। ये रोपवे प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक टर्म न्यूज में रहती है, गोंडोला टेक्नोलॉजी। गोंडोला टेक्नोलॉजी का अदर नेम है 3S टेक्नोलॉजी, विच इज सिंपली रिलेटेड टू द रोपवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसका ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है? जर्मनी कंट्री से ये टेक्नोलॉजी हमने डिराइव किया है, जिसमें सिंपली क्या होएगा, रोपवेज में जो केबल्स हैं उसकी 2 लाइन्स को यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू 1 लाइन, की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए केबल्स 2 तरह की यूज की जाएंगी। डन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है OTS, विच स्टैंड्स फॉर वन टाइम सेटलमेंट।
स्कीम है विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलिस्ट। 2020 जनवरी से पहले पंजाब में रहने वाले जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने लोन लिया है विद रिस्पेक्ट टू वेकेंट प्लॉट फॉर देयर कमर्शियल पर्पसेज, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज सेइंग अगर आपने उसकी पेमेंट नहीं की, अपने ड्यूज नहीं क्लियर किए उस लोन के, तो नाउ वी आर सेइंग कि थोड़े पैसे आप दो, थोड़े पैसे हम दें और इस किस्से को खत्म करते हैं। इस किस्से को खत्म करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्यों करी है? बिकॉज इससे हमारे पंजाब की इमेज ट्रांस होती है। इट इज़ विजिबल कि कमर्शियल बैंक्स के रिकॉर्ड्स में ये दिखता है कि पंजाब के इंडस्ट्री दे आर गेटिंग लोन्स बट नॉट पेइंग ऑन द टाइम। इसी चीज़ को कर्व करने के लिए बोला गया कि 200 करोड़ की जो अमाउंट है इट वुड बी पेड बाय पंजाब गवर्नमेंट। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा किसको होगा? लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट को, मोहाली एंड जलंधर। डन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट लाइन। प्रोजेक्ट लाइन से पहले हमारे इंडिया में ऑलरेडी एक काम वर्किंग स्टेज पे कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट टाइगर, विच इज़ ऑल्सो आवर नेशनल एनिमल, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। नाउ कमिंग बैक टू दिस, प्रोजेक्ट लाइन की बजट आउटले कितनी डिसाइड की गई? इट इज़ अबाउट 2900 करोड़। हमारे लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। आफ्टरवर्ड्स गुजरात स्टेट में सबसे ज़्यादा लाइन पाए जाते हैं इन इंडियन टेरिटरी। वहीं गुजरात स्टेट में हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रिजर्व करने की बात करी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, इट इज़ बाडा डुंगार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अपार्ट फ्रॉम दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक वेटनरी हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा की गई है। हॉस्पिटल कहाँ पे बनेगा? ससान गिर में। इट इज़ ऑल किसके लिए किया जा रहा है? लाइन की कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो हमारे लिए स्टैटिक पोर्शन ऑफ लाइन इज ऑल्सो बिकम इंपॉर्टेंट। लाइन के लिए कंपैरेटिवली क्या इंपॉर्टेंट रहेगी कि एशियाटिक लाइन और अफ्रीकन लाइन में डिफरेंस क्या होता है? एशियाटिक लाइन इज स्मॉलर देन द अफ्रीकन लाइन। सिमिलरली एशियाटिक लाइन की बॉडी पे टोपोग्राफिकल लाइंस बनी होती हैं विच इज नो वे प्रेजेंट इन अफ्रीकन लाइन। इसका स्टेटस क्या है? इसका IUCN स्टेटस क्या है? इट इज इंडेंजर्ड। देन साइट्स की कौन सी कैटेगरी में आता है? अपेंडिक्स फर्स्ट में। आफ्टरवर्ड्स WLPA दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल फर्स्ट। देन लास्ट इज इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिस वीक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट वन इज 8th मार्च। 8th मार्च इज सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। इसको डिक्लेयर करने के साथ साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दिस ईयर का थीम विच इज एक्सेलरेट एक्शन। एक्सेलरेट एक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे। जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड इनका इनडायरेक्टली रिलेशन किससे करते हैं? SDG से, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट इज 5th मार्च। 5th मार्च इज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। सिंपल भाषा में मतलब क्या? आर्म्स एंड एम्यूनेशन की प्रोडक्शन को, यूसेज को कम करने की बात करी है। इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक डिसआर्मामेंट वीक भी मनाया जाता है। हमें ध्यान में रखना है जो डिसआर्मामेंट का वीक है इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट जो डिसआर्मामेंट का डे है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डेट ऑफ 5th मार्च। देन नेक्स्ट इज 3rd मार्च। इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को उस दिन रिकॉग्नाइज करती है जब साइट्स का 1 साल होता है। हमारे लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। साइट्स क्या होती है? CITES विच स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज। उसी साइट्स की फर्स्ट एनिवर्सरी पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे डिक्लेयर किया जाता है, जिसका 2025 का थीम क्या रहा है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट। लास्ट डे इज 1st मार्च इज डिक्लेयर्ड एज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। दिस ईयर का थीम था वी स्टैंड टुगेदर। इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, जिसका मोटिव क्या था कि हमने डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली टारगेटिंग टुवर्ड्स HIV एंड एड्स के पेशेंट्स द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन फेस की जाती है। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एड्स पेशेंट बट इज ऑल्सो कवरिंग द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। Done. We have covered this week's current affairs. Thank you.